अब अपन ने प्रोसीजर तो देख लिए थे, अब अपन उसके बाद के जो भी प्रोविज़न्स बचे हैं ना उसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करते हैं, ऐसे कि हम ना हो बोर। ठीक है, क्योंकि अब ये बहुत बोरिंग होते जा रहा है और ये बोरिंग ही है। ठीक है, तो हम बोर ना उसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे। जितना इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि बना दूँ। अब सबसे पहली चीज़ क्या बनती है, देखो हमने देख लिया ना प्रोसीजर क्या होता है कि ऑटोमेटिक रूट और वगैरह वगैरह अपन ने देख लिया था। अब बना रहे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन्हें क्या क्या रिपोर्ट करना है। ठीक, तो प्रोसीजर तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोसीजर दिया हुआ है, अपन उसको डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो छोटे छोटे फॉर्म दिए हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें दी हुई है वो, और अगर वो याद रहेगी तो प्रोसेस याद ही रहेगी। ठीक, तो देखो ये शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है लोन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर से, LRN, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। देखो कोई भी ड्रॉ डाउन नहीं होगा, यानी कोई भी आपको ECB नहीं मिलेगा अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो। ठीक, तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। अच्छा, ये नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। जो AD बैंक के पास आपने फॉर्म ECB भरे थे ना, ठीक है, जो फॉर्म ECB आपने भरे थे, इसी को आपको डुप्लीकेट में भर देना है। किसके पास, उसी AD बैंक के पास। ठीक, किसके पास, AD1 बैंक के ही पास आपको भरना है। अब ये जो डुप्लीकेट वाला है ना, अब ये काम है कि ये AD1 बैंक जो था आपका, ये लेके जाएगा उसे RBI के पास। ठीक, अब RBI में उसे कहाँ लेके जाएगा, ये लेके जाएगा उसे DSIM के पास। DSIM का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसके पास वो लेकर के जाएगा, वो इसका अप्रूवल दे देगा। आपको कोई लोन एग्रीमेंट जैसी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए LRN के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है फॉर्म ECB। समझ में आया, कुछ खास नहीं था, बस इतना याद रखना कि डुप्लीकेट AD1 लेके जाना है। अब आते हैं अपन अगले इसमें, जो कि है पॉइंट नंबर 2, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में बहुत सारे पॉइंट है, अपन उसको जितने अपने को समझ में आ रहा है उतने उतने पार्ट्स में करेंगे पूरे, लेकिन एक साथ ना करके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लिखा जरूर रिपोर्टिंग है लेकिन कुछ पार्ट रिपोर्टिंग के नहीं। तो मेरे को जहाँ तक अभी रिपोर्टिंग की पार्ट लग रहा है मैं वहाँ तक के बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 2, ठीक, चेंजेस। किस में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ECB। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको ये लिखना है कि देखो अगर कोई भी ECB के पैरामीटर्स में चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है, पैरामीटर्स में। ठीक है, PARAMETERS। अगर कोई भी चेंज आ जाता है इनके पैरामीटर्स में तो आप क्या करोगे। ठीक है, देखो चेंज पैरामीटर में आ रहा है, ECB नॉर्म्स के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, ECB के जो नॉर्म्स है ना, जो वो ऊपर देखते हैं अपन, उन नॉर्म्स के हिसाब से अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो फिर आपको चेंज कर देना है। इंक्लूडिंग अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ हो आपका और उससे लोन या इसका रेट कम या ज़्यादा हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग रिड्यूस रीपेमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, रीपेमेंट अगर रिड्यूस हो गया तो भी। तो ये आपको करने के लिए करना क्या है, आपको फिर से उसी इंसान के पास आना है जो कि है DSIM। ठीक, और आपको भर क्या देना है, रिवाइज्ड ECB, रिवाइज्ड फॉर्म ECB, और कुछ खास करना नहीं आपको। ठीक, एक बार आपने रिवाइज फॉर्म ECB भर दिए तो अब ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो, वाइल सबमिटिंग रिवाइज ECB फॉर्म द चेंजेस शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कम्युनिकेशन। ये सब तो ठीक है, चेंजेस है तो वही तो करोगे, तो वो तो बताओगे ही ना। कब करना है ये सबमिट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको DSIM को कब बताना है, एट द अर्लीस्ट, इन एनी केस नॉट लेटर देन 7 days ऑफ द चेंज इफेक्टेड। ठीक है, 7 days ऑफ चेंज में आपको ये चीज़ बता देनी है। ठीक, अब आगे बढ़ें, हाँ बढ़ते हैं, कुछ खास अब कुछ आता है नहीं। तो आगे बढ़ने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट, इसमें कुछ ग्लिच आ गया है ऐसा लग रहा है हमें, तो ये पॉज भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। 7 days में अपन ने चेंज बता दिया। अब पॉइंट नंबर 3 आता है, मंथली रिपोर्टिंग। ठीक,
मंथली रिपोर्टिंग में अपने को कुछ नहीं देखना है। मंथली रिपोर्टिंग का बस फॉर्म याद रखना है। अब ये तो आपने सुन लिया ना, मंथली रिपोर्टिंग होगी, सब चीज़ 7 डेज़ में होगी। 7 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द मंथ आपको करना है। किसको करोगे, किसको करोगे, इंपॉर्टेंट है। द बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एक्चुअल ECB ट्रांजेक्शन टू फॉर्म, जो भी फॉर्म है उसका भी बताऊंगा, थ्रू AD1 बैंक, थ्रू द AD1 बैंक। किससे द्वारा करना है आपको, थ्रू AD1 के सौजन्य से आप ये काम कर सकते हो, थ्रू AD1, ठीक। और कितने दिन में करना है, 7 डेज। ये DSIM के पास पहुंच जाना चाहिए किसी भी हाल में। अब आपको देना है इसको, किसको, AD1 को, लेकिन ऐसा इंश्योर करना है कि ये 7 दिन में DSIM के पास पहुंच जाए, ठीक। ओके, अब आता है कि कौन सा फॉर्म है, तो इसका फॉर्म है फॉर्म ECB2, और साइड में लिखना है रिटर्न, ठीक। अब ये फॉर्म बार बार अपने पास काम आएगा, फॉर्म ECB2 रिटर्न। क्या नाम है इसका, फॉर्म ECB2 रिटर्न, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। अगर इन सब का लेट सबमिशन हो गया तो आपको लेट फीस लगेगी, बस दैट्स इट, ठीक है। तो 4th पॉइंट था लेट सबमिशन। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट में, जो कि है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOP। और ये SOP किसके लिए है, अनट्रेसेबल एंटिटीज़ के। देखो इसमें SOP वाला वर्ड तो सुना सुना लगता है, क्या सुना नहीं लगता, अनट्रेसेबल एंटिटी। लेकिन मेरी बात मानो, इसका काम हमें बहुत कम आने वाला है। अनट्रेसेबल एंटिटी का हमें मेनली इस प्रोसीजर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ये नहीं देखेंगे कि अनट्रेसेबल एंटिटी कौन सी है, हम ये देखेंगे कि कब वो एंटिटी, मतलब हमें कब ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या पूरे समय एंटिटी को थोड़ी ढूंढते रहेगा बैंक या AD1 बैंक, वो इसे कब ढूंढने की कोशिश कर। अनट्रेसेबल यानी जिसको आप पकड़ नहीं सकते, तो आप पकड़ने की कोशिश कब करोगे, जब उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है, ठीक है, किस चीज़ में उसने कॉन्ट्रावेंशन किया हो, कॉन्ट्रावेंशन इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में अगर उसने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उस समय आप जाओगे इसके पास। तो क्या बोला है इसमें, द फॉलोइंग SOPs हैज़ टू बी फॉलोड बाय द डेजिग्नेटेड 80 कैटेगरी बैंक इन केस ऑफ अनट्रेसेबल एंटिटीज़ हु आर फाउंड टू बी इन कंट्रावेंशन ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में तो अब हर महीने ऐसा थोड़ी होगा कि 1 महीने का रिटर्न नहीं भरा, तो इसके लिए एक अच्छा खासा पीरियड डिसाइड किया गया है कि अगर इतने दिन तक आपने रिटर्न वगैरह नहीं सबमिट किए तो फिर आपके खिलाफ़ ये सब पंचायत होगी। तो वो क्या पीरियड है, वो पीरियड बड़ा ख़तरनाक है। देखो 8 क्वार्टर्स और मोर, ठीक। अगर आपने नहीं भरे हो, क्या, चाहे फिजिकली चाहे इलेक्ट्रॉनिकली नहीं भरे हो आपने प्रिस्क्राइब रिटर्न्स को, क्या नहीं भरे हो आपने प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न्स को, अगर आपने नहीं भरे हो 8 क्वार्टर तक, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा। अच्छा 8 क्वार्टर का क्या मतलब हुआ, देखो 1 क्वार्टर में होते हैं, 1 साल में होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक। तो यानी कितने साल हो गए, 2 साल, ठीक। तो 2 साल तक अगर आपने रिटर्न्स नहीं भरे हो तो फिर आपके ऊपर आ जाएगा ये वाला बटन। अब अपने को अंदर बताएगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किस चीज़ की बताई गई है, अनट्रेसेबल एंटिटी की। किसकी डेफिनेशन बताई गई है, अनट्रेसेबल एंटिटी की। तो अनट्रेसेबल एंटिटी क्या है, वो एंटिटी है जिसके ना तो एंटिटी, ना तो उसके ऑडिटर, ना ही उसके डायरेक्टर और ना ही उसके प्रमोटर, ठीक। एंटिटी, ऑडिटर, डायरेक्टर या प्रमोटर, ना तो ये रीचेबल है, ना तो ये रिस्पॉन्सिव है, और ना ही ये रिप्लाई कर रहे हो। रिप्लाई हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रिप्लाई, अगर आपने नो रिप्लाई होता है ना तो उसे पॉजिटिव रिप्लाई होता है। इसलिए अगर इन्होंने नेगेटिव रिप्लाई नहीं किया तो प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है छोटा सा याद रखने के लिए। देखो ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ भी आए, लेकिन पूरा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।
और इंटरेस्ट बनाने के लिए हम इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब इन्होंने कहीं भी रिप्लाई नहीं किया तो कहाँ से रिप्लाई नहीं करेंगे? ये तो ईमेल से नहीं किया, ना तो लेटर से किया, ना तो फिर फ़ोन से किया। और ये रिप्लाई कब तक नहीं किया? 2 क्वार्टर्स तक। ठीक, 8 क्वार्टर तो वो है कि उसने भरा नहीं, फिर 2 क्वार्टर तक उसने रिप्लाई नहीं किया। और जो ये जो भी इनको हमने भेजे थे ना ये करने के लिए, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों। ठीक, वो रिमाइंडर्स अगर भेजे हैं तो वो 6 से ऊपर के हों। ठीक, रिमाइंडर्स हैं तो 6 से ऊपर के हों, या फिर और साथ साथ एंड लिखा है, उन्हें ये 2 कंडीशंस फुलफ़िल करनी है और ये दोनों कंडीशंस कंपलसरी हैं। इसमें पहली कंडीशन है कि उसने ऑडिटर का सर्टिफिकेट ना दिया हो लास्ट 2 ईयर्स में या फिर मोर में। ठीक है, ऑडिटर्स सर्टिफिकेट उसने ना दिया हो, कब? 2 ईयर्स और प्लस। अब देखो यहाँ पर 2 ईयर्स याद करने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं, वो 8 क्वार्टर थे तो उन 8 क्वार्टर में 2 साल आए होंगे, तो 2 साल में ही 2 ही ऑडिट रिपोर्ट बनेगी ना, तो वही 2 साल, इसलिए यहाँ पर 2 ईयर्स यूज़ हुआ। दूसरा, अगर मान लो कि हमने विज़िट किया, मतलब हमको ये पता चला, विज़िट नहीं किया, सबसे पहले जो हमारी एंटिटी है वो ऑपरेटिव रजिस्टर्ड, ऑपरेटिव नहीं है। क्या नहीं है? ऑपरेटिव। कहाँ पर ऑपरेटिव नहीं है? वो जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस था। ठीक, रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि उसने AD1 के पास लिखाया था, वहाँ पर वो ऑपरेटिव नहीं है। या फिर अगर ये जो AD बैंक था अपना, इसके कोई ऑफिशियल्स, या फिर अगर उसने कोई अथॉरिटी नहीं, अगर उसने किसी एजेंसी को ऑथोराइज़ किया है, तो वो अगर वो गए हों और वहाँ पर भी यहाँ पर भी नहीं मिली हो उन्हें, मतलब ऑपरेटिव, तो फिर ये 2 केसेस होंगे, तब जाके ये ऊपर वाले प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक, अब तब मतलब इन्हें ऐसा माना जाए कि हाँ भाई अब पक्का जो है ये अनट्रेसेबल एंटिटी है। तो कुल मिला के अनट्रेसेबिलिटी के लिए अपने को क्या क्या देखना है? सबसे पहले अपने को देखना है कि अपने को कम्युनिकेशन ना हुआ हो, ना तो एंटिटी द्वारा, ना उसके ऑडिटर द्वारा, डायरेक्टर द्वारा, ना प्रमोटर। उसके बाद ये लोग क्या नहीं रहे हो, ये लोग रिस्पॉन्सिव नहीं रहे हो, या फिर इन्होंने रिप्लाई नहीं किया हो, या फिर रिप्लाई ना किया हो नेगेटिव में, या फिर ये रीचेबल ना हो। ठीक, फिर इसके बाद हमको क्या करना है कि ये 2 क्वार्टर्स तक अगर इन्होंने रिप्लाई ना किया हो, 6 से ज़्यादा रिमाइंडर चाहिए और ये सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तो फिर ये 2 कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए हम उसे अनट्रेसेबल एंटिटी बोल देंगे। 2 कंडीशन कौन सी है? पहली है ऑडिटर वाली कि 2 साल तक उसके रिटर्न्स ना, वो सर्टिफिकेट ना आए ऑडिटर द्वारा, या फिर वो एंटिटी की बात है तो अगर वो ऑपरेटिव ना पाई गई हो, ना तो रजिस्टर ऑफिस पे AD द्वारा, या फिर AD ने अगर कोई ऑफिशियल या फिर एजेंट भेजें तो उनने भी इसे ऑपरेटिव नहीं पता किया। अब आते हैं एक्शन की, आखिर करना क्या है। ठीक, एक्शन क्या लेना है अगर ये अनट्रेसेबल एंटिटी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो वैसे अभी अपन ने क्या देखे थे कि ये फॉर्म है कौन सा, ECB रिटर्न टू, एक्चुअली ये क्या था, फॉर्म ECB रिटर्न टू, ऐसे ही था ना, फॉर्म ECB टू रिटर्न, ये नाम था उसका। ये फॉर्म कौन भरेगा भाई? ऑफ कोर्स जो भी जिसने बोरोवर है वो भरेगा, है ना। लेकिन मान लो कि ये अनट्रेसेबल एंटिटी हो गई, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये जो AD बैंक है ना, ये ही भर देगा इसको। ठीक है, अगर ये अनट्रेसेबल एंटिटी रही तो ये फॉर्म कौन भर देगा? AD बैंक। ठीक, और ये ऊपर क्या लिख देगा उसके? ये ऊपर उसके लिख देगा कैपिटल हेड्स में देखो वो अनट्रेसेबल एंटिटी लिखेगा, मैं उतना लिखूँगा तो बेकार टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं सिर्फ कॉमा में लिख देता हूँ। कैपिटल लेटर्स में लिख देगा अनट्रेसेबल एंटिटी। ठीक, UT वो लिखेगा पूरा, UNTREC ऐसा सब। ठीक, और ये कहाँ लिखा रहेगा? बोल्ड में लिखा रहेगा। कैसा लिखा रहेगा? बोल्ड में। और कहाँ लिखा रहेगा? टॉप पर। ठीक,
ये 2 चीज़ वो कर देगा, ऐसा लिख के वो दे देगा। ठीक, इससे क्या होगा, अब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो थी वो क्या हो जाएगी, रिटर्न ऑफ। आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ, यानी एक तरह से एनपीए ही हो गया, रिटर्न ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल डेप्थ। ठीक, फ्रॉम मतलब ये जो हमारी बाहर की डेप्थ थी उससे तो ये रिटर्न ऑफ हो गया। उसके बाद however the outstanding amount will be treated, ठीक है ये तो हो गया, the outstanding amount will be treated as written off from external debt liability of the country। ठीक है, उस कंट्री की जो लाइबिलिटी एक्सटर्नल डेब्ट है उसमें से रिटर्न ऑफ हो जाएगा, बट मे बी रिटर्न, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बट मे बी रिटेन्ड, लेकिन ये रिटेन हो जाएगा किसके बुक्स में, लेंडर्स की बुक्स में। लेंडर यानी जिसने लोन दिया था, सामने वाला, फॉरेनर ही तो देता है ना हमको इसी भी, तो फॉरेनर की बुक्स में ये एज अ रिटेन हो जाएगा, एज अ लाइबिलिटी ओनली। अब इसको वो जुडिशियल वे में भी ले सकता है और नॉन जुडिशियल वे में भी इसकी रिकवरी कर सकता है। भाई रिकवरी तो बोरोवर को करनी है ना, रीपेमेंट तो हम देंगे, मतलब जिसने ईसीबी लिया उस वो, तो बस इतना लिखना है अपने को। अब इसके बाद क्या है, इसमें एक्शंस कितने आने वाले, तो ये पहला एक्शन था कि आउटस्टैंडिंग का ऐसा हो जाएगा। अब भैया इनने इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो तुमको लगता है इसको फिर से ईसीबी मिलेगी, तो यही है इसका सेकेंड एक्शन, क्या, नो फ्रेश ईसीबी एप्लीकेशन। तो नो फ्रेश ईसीबी की एप्लीकेशन, ठीक, कोई भी एप्लीकेशन नहीं आ पाएगी, किसकी एप्लीकेशन बाय द एंटिटी शुड बी एग्जामिन्ड या फिर प्रोसेस बाय द एडी बैंक। ठीक, ना तो ये एग्जामिन करेगा उन्हें, ना ये प्रोसेस करेगा, कौन, एडी बैंक। ठीक, कोई भी फ्रेश रिक्वेस्ट को। अब आते हैं पॉइंट नंबर सी। ठीक, सी मतलब अब और क्या होगा, तो अब ईडी को बुलाया जाएगा, इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं होता है वो, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होता है। तो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को बुलाया जाएगा जब भी ये, मतलब बुलाया नहीं जाएगा, हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे, क्या करेंगे, इन्फॉर्म। ठीक, जब भी कोई एंटिटी अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाती है तो हमें इन्फॉर्म कर देना है, किसे, ईडी को। और आखिरी एक्शन यह है कि अगर वो ऑटोमेटिक रूट से आना कि बैकडोर एंट्री कर रहा है तो वो भी अलाउ नहीं होगा। नो इनवर्ट रेमिटेंस विल बी परमिटेड अंडर ऑटो रूट को कर दो शूट, अब ये नहीं हो सकता। ठीक, तो कुल मिला के कितने एक्शन होंगे, सबसे पहले तो वो जो डेप्थ है उसे आप बोल दोगे कि ये रिटर्न ऑफ हो गया है। ठीक, कहाँ से रिटर्न ऑफ हो गया है, एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ कंट्री। ठीक, लेकिन जो लेंडर है, जो हमारा लेंडर था उसकी बुक में तो ये लिखा रहेगा, अब उसे वो बाद में चाहे तो वो जुडिशियल मीन्स या फिर नॉन जुडिशियल मीन्स, जो भी उसकी इच्छा है वैसे रिकवर कर सकता है। एक्शन नंबर 2 क्या होगा कि भैया अब उसको कोई भी फ्रेश ईसीबी नहीं मिलेगी, नया ईसीबी नहीं मिलेगा, ना तो एडी बैंक उसे एग्जामिन कर सकता है, ना तो वो कर सकता है उसे प्रोसेस। अब इसी से मेरे को तो ऐसा ये ज़्यादा बेटर लगता है कि यहीं इसी पॉइंट से हम याद रखें, आखिरी वाला पॉइंट, कि कोई भी ऑटोमेटिक रूट से उसको भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हमको बता किसको देना है, तो ईडी को। तो ये हमारे 6 स्टेप थे एलआरएन से लेके अनट्रेसेबल एंटिटी, 5 स्टेप थे सॉरी। ठीक, अब छठवां स्टेप अगले इसमें देखते हैं।